out have been temporary. 128. अच्छा जी, ट्रांजैक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा था कि ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या होती है, an operation or set of operation which take database from one consistent state to another consistent state. और उसमें एटीएम मशीन की एक एग्जांपल हम लोगों ने दी थी। इसके अलावा इसकी 2-3 डेफिनेशन हमने की थी, अ वैलिड ऑपरेशन, अ वैलिड बिजनेस रूल, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन को लेके जब हम आगे चले तो हमने कहा ट्रांजैक्शन की एसिड प्रॉपर्टीज होती हैं जो बड़ी फेमस हैं, बड़े रूटीन में। अब बेटा आप लोग अटेंडेंस ना लगाएं, मैं खुद ही लगा लूंगा आप लोगों की, ये रोल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो अटेंडेंस जो ओके, सो एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शंस में हमारे पास आ जाती है एटॉमिसिटी। बेटा ये 41 और 52 को मैं एब्सेंट कर दूंगा जिन्होंने अब लगाई है, चले। अच्छा जी, सो हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है, एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन, उसमें पहले हमारे पास आ जाती है एटॉमिसिटी। ठीक है, एटॉमिसिटी जो हमारे पास है ना जी, तो बेटा आप लोग क्यों लगा रहे हैं सज्जल मलिक और ये, अब जिसका भी रोल नंबर अपीयर हुआ मैं उसको तो माइनस करने लगा हूँ यहाँ से। 524 कौन है, इसको तो निकालूं पहले मैं। 524 तो मुझे अब नजर नहीं आया, वरना मैंने इसको भी माइनस कर देना। चलो मुझे नजर ही नहीं आया। अच्छा जी, एटॉमिसिटी आ जाती है एसिड प्रॉपर्टीज में से जो पहली है, ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी की डेफिनेशन हमने ये की थी, ऑल और नथिंग, यानी या तो ट्रांजैक्शन सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी वरना वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। और हमने ये कहा था कि अगर आप अपने अकाउंट में से 10,000 रुपये निकालते हैं और वो आपके बैलेंस में से माइनस हो जाता है लेकिन ट्रांजैक्शन वाले में इंसर्ट नहीं होता, तो आपके पास इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगी। आपके बैलेंस में 10,000 कम होगा, वो आपको ना मिला है और ना उसकी ट्रांजैक्शन की कोई ट्रेल एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कहाँ से, बैलेंस में से माइनस हो गए। तो ट्रांजैक्शन अगर सारी एग्जीक्यूट होगी तो ठीक है, अगर सारी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो उसे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस लेके जाएंगे। यानी ट्रांजैक्शन इज ऑल और नथिंग कंसेप्ट, या तो वो सारी की सारी एग्जीक्यूट होगी या वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक हो गया जी, या वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये बात समझ आती है आप लोगों को, इसमें किसी को कोई इशू? इसके बाद थी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी की हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज थी, कोई मुझे याद करवाएगा वो कौन कौन सी थी? सर एक तो ये कि एक ही डाटा आइटम के ऊपर 2 ट्रांजैक्शन सेम टाइम पे राइट नहीं कर सकती, एक रीड एक राइट इस तरह से भी नहीं हो सकता, और यहाँ एक राइट एक रीड, और ये कि हम पूरा करने के बाद ही कमिट करेंगे जब कंप्लीट हो जाए 100%। ठीक हो गया। एक और भी चीज रीड के साथ रीड कर सकते हैं जी जी, सर, 4 थी ना, रीड के साथ रीड भी कर सकते हैं यही थी। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनो, 4 पॉसिबिलिटीज है रीड एंड राइट की। रीड के साथ रीड अलाउड है, रीड के साथ राइट अलाउड नहीं है, राइट के साथ रीड भी अलाउड नहीं है, अच्छा अच्छा। अब ये 4 केसेस हमारे पास आ जाते हैं, इन 4 केसेस में से कौन सा केस अलाउ है? फर्स्ट वन सर, रीड वाला। फर्स्ट वाला पहले रीड वाला। अच्छा, अब मुझे बताएं इस केस में प्रॉब्लम कौन सी आती है? आखिरी केस जो है सर, अगर दोनों ही राइट कर रहे हैं अपडेट तो हो। जो No, sir, बाद they- में राइट करता है सर, उसकी क्या कहते हैं, सिर्फ राइट मानी जाती है, पहले वाले की लॉस हो जाती है। ठीक हो गया, लॉस्ट अपडेट आ गई। इस वाले की प्रॉब्लम का नाम क्या है?
Cascading abort. एक Dirty राइट कर data. रहा है, दूसरा रीड नहीं कर सकता। Cascading abort. कैस्केड Cascade. कि एक ट्रांजैक्शन, जी जी, एक ट्रांजैक्शन का डर्टी डाटा कोई और रीड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जाया हो जाएगा। ठीक हो गया, वेरी गुड जी। तीसरी का क्या है? Phantom. Phantom tuple. फैंटम टपल्स हमारे पास, कि हमारे पास कुछ डाटा कभी मिस हो जाएगा, कभी आ जाएगा। एक ही क्यूरी के एक ही ट्रांजैक्शन में एक क्यूरी 2 दफा एग्जीक्यूट होगी तो फर्क रिजल्ट आएंगे। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे आप बताएं कि ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन हमने क्या की थी, जरा मुझे वो तो याद करवा दें जी। The transaction is an operation or set of operations which takes database from one consistent state to another consistent state. बिल्कुल ठीक हो गया। ये ऐसा क्या है कि ट्रांजैक्शन के अंदर के वो ट्रांजैक्शन डेटाबेस को एक कंसिस्टेंट स्टेट से उठाती है और दूसरी कंसिस्टेंट स्टेट तक ले जाती है? क्योंकि हम कहते हैं कि ट्रांजैक्शन इटसेल्फ अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ ऑपरेशन। अगर एक कंसिस्टेंट सेट ऑफ ऑपरेशन एक, या इसको कंसिस्टेंट नहीं बोलते, इसको करेक्ट बोलते हैं। ट्रांजैक्शन इज अ करेक्ट सेट ऑफ ऑपरेशन। एक करेक्ट ऑपरेशन एक कंसिस्टेंट डेटाबेस पे रन करेंगे तो रिजल्टेंट भी कंसिस्टेंट डेटाबेस ही आएगी। अब ये करेक्ट ऑपरेशन जो हमारे पास है, इसके लिए ज़रूरी है एक चीज को फुलफिल करना, और वो चीज क्या है कि अगर एक ट्रांजैक्शन में 2 ऑपरेशंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, उनमें से एक रीड है और एक राइट ऑपरेशन है, तो इन दोनों का वेल डिफाइंड सीक्वेंस होना जरूरी है। अगर रीड राइट से पहले चल रहा है तो हमेशा रीड राइट से पहले चलेगा, और अगर राइट रीड से पहले हो रहा है, पहले राइट होता है फिर रीड होता है, तो हमेशा राइट पहले होगा और रीड बाद में होगा। इसका मतलब है ये कभी भी रैंडम नहीं हो सकते कि कभी रीड पहले हो जाए कभी राइट पहले हो जाए। अगर रीड पहले हो रहा है तो हमेशा रीड पहले होगा, अगर राइट पहले हो रहा है तो हमेशा राइट पहले होगा, रैंडम बिहेवियर नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक छोटा सा फ्लॉ बनाना है कि मैंने एयर टिकट बुक करवानी है, तो मैं लाहौर से कराची की टिकट बुक करवाता हूं। तो पहले मैं चेक करता हूं कि क्या टोटल अवेलेबल सीट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सीट्स से कम है या बराबर है। अगर कम या बराबर, अगर कम होंगी तो इसका मतलब है सीट्स अवेलेबल है, अगर कम नहीं होंगी तो सीट्स अवेलेबल नहीं है। अगर सीट्स अवेलेबल होंगी वो कम है तो मैं 2 सीट्स खरीदूंगा या जितनी मैंने खरीदनी है, और वो अवेलेबल सीट में से माइनस हो जाएंगी, और उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, काम चल पड़ेगा। इसका मतलब है पहले मैं नंबर ऑफ सीट्स को रीड करूंगा और फिर उसमें ऐड करूंगा, अदरवाइज ये ट्रांजैक्शन ठीक नहीं चलेगी। अगर मैं ट्रांजैक्शन को पहले ऐड कर दूं और बाद में रीड करूं तो कभी भी तरीका नतीजा ठीक नहीं निकलेगा। फॉर एग्जांपल, टोटल 30 सीट्स हैं, 28 सेल हो गई हैं, 2 अवेलेबल सीट्स हैं। मैं अवेलेबल सीट्स पढ़ता हूं तो मुझे पता लगता है कि 2 सीट्स अवेलेबल है, मुझे 1 सीट चाहिए थी, मैं उसमें से 1 ले लेता हूँ, वेरी गुड। या 2 सीट्स चाहिए थी, उसमें से मैं 2 सीट्स ले लेता हूँ, वेरी गुड, मुझे मिल गई। लेकिन अगर मैं पहले राइट करता हूँ, मुझे 28 सीट्स सेल हो गई हैं, 2 सीट्स बची हुई हैं, अवेलेबल सीट्स में चेक करता हूँ 2 हैं और मैं 2 खरीद लेता हूँ। इसमें मैंने पहले रीड किया और बाद में राइट किया। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले आता हूँ 2 सीट्स खरीद लेता हूँ और उसके बाद अवेलेबल सीट्स चेक करता हूँ। अब जो 2 अवेलेबल सीट्स थी वो मैं ऑलरेडी खरीद चुका हूँ और उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ अवेलेबल सीट्स हैं या नहीं है, तो वो मुझे एरर दे देगा, नो मोर अवेलेबल सीट्स। हालांकि वो आखिरी 2 सीटें मैंने ही खरीदनी है, लेकिन मुझे मैसेज क्या आएगा कि सीट्स आर नॉट अवेलेबल। इसका मतलब है इस सीक्वेंस में रीड को हमेशा पहले चलना है और राइट को हमेशा बाद में चलना है। अगर हम इसको छेड़ेंगे तो लॉजिक और फ्लो खराब हो जाएगा और डाटा कंसिस्टेंट बिहेवियर शो नहीं करेगा। सो ट्रांजैक्शन में अगर एक ही डाटा ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, एक रीड और एक राइट, यानी नंबर ऑफ सीट्स को एक दफा मैंने रीड करना है और फिर मैंने उसको राइट करना है, तो इस केस में उनका वेल डिफाइंड सीक्वेंस होना जरूरी है। तो ट्रांजैक्शन में अगर एक ही डाटा ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 ऑपरेशंस आएंगे तो उनका वेल डिफाइंड सीक्वेंस होना जरूरी है। अगर वेल डिफाइंड सीक्वेंस होगा तो वो ट्रांजैक्शन हमेशा कंसिस्टेंट बिहेवियर शो करेगी, कभी भी इनकंसिस्टेंट बिहेवियर शो नहीं करेगी।
तो ट्रांजैक्शन के कंसिस्टेंट होने के लिए जो डेफिनेशन हमने यहाँ पे दी है वो डेफिनेशन क्या है कि अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर एक ही डाटा आइटम के ऊपर दो ऑपरेशन चल रहे होंगे तो उन दोनों ऑपरेशन का वेल डिफाइंड सीक्वेंस होना जरूरी है। एक पहले चलेगा दूसरा बाद में, रेंडम नहीं हो सकता कि कभी ये पहले चले और ये बाद में, कभी ये पहले चले और ये बाद में, ऐसा नहीं हो सकता। जो पहले चल रहा है पहले वो आएगा और फिर जो दूसरे नंबर पे आ रहा है फिर वो दूसरे नंबर पे आएगा। जो भी उनका वेल डिफाइंड सीक्वेंस होगा वो हमेशा सेम रहेगा, तो उसमें रद्दो बदल अलाउड नहीं है। अगर ऐसा है तो ट्रांजैक्शन हमेशा क्या करेगी, कंसिस्टेंट बिहेवियर शो करेगी। अब आप मुझे बताएं जो बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको समझ आई? जी प्लीज, जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को समझ आई है? Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो अब Yes, इसमें sir. अब ये जो फैंटम टपल्स वाला काम है वो भी तो यही बता रहे हैं हमें कि हमारे पास एक ही जैसे ट्रांजैक्शन का वेल डिफाइंड बिहेवियर है, ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन आपने डेटे को भी चेंज नहीं होने देना। ठीक है, अब इस सारे सिनारियो में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई कंसिस्टेंसी के बाद एसिड प्रॉपर्टी की सेकंड प्रॉपर्टी में कि 75% केसेस में हम क्या कर ही नहीं सकते, पैरेलल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। राइट 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 रीड रीड राइट, ये 75% टाइप की ट्रांजैक्शंस पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, सिर्फ दो रीड ऑपरेशन इकट्ठे एग्जीक्यूट हो सकते। इसका मतलब है हमारे पास ओवरऑल डेटाबेस पे लोड या एफिशिएंसी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैना बीबी आपको मैं आउट करने लगूं, मैंने अनाउंस किया था कि अब आप लोगों ने कुछ आना नहीं है। 38 रोल नंबर है जैनब का। अटेंडेंस आप लोगों की उठा ली हुई है, जिन्हें निकालना तो उन्हें निकाल दिया। अब क्या टेंशन है, 2-2 मिनट बाद आप पॉपअप लगा देते हैं इसके स्क्रीन के ऊपर। चले रिकॉर्डिंग सुनिएगा अब जिसको निकाल दिया मैंने। अच्छा जी, एसिड प्रॉपर्टीज में तीसरी हमारे पास आ जाती है आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि जैसे मैंने वहां पर भी एग्जांपल दी थी कि मैं यहाँ पे 50 लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हर एक को लग रहा हो कि मैं उसको क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूँ, 1-to-1 बेसिस पे कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस तो पैरेलल चल रहे हों, लेकिन बिहेवियर और फील कैसी आ रही हो हमारे पास जैसे हम इंडिविजुअल काम कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल हमने ये दी थी कि एक ट्रांजैक्शन चलती है, फिर वो ख़त्म होती है तो दूसरी चलती है, फिर वो ख़त्म होती है तो तीसरी चलती है। तो सीरियल फैशन में काम हो रहा है, 1 by 1 ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं। जब 1 by 1 ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं, सीरियल फैशन में होती हैं, तो कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैं कहता हूँ मुझे बिहेवियर तो यही चाहिए कि कोई प्रॉब्लम ना आए और हर एक को ये लगे कि वो अकेले डेटाबेस पे बैठा काम कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली काम हो कैसे रहा हो, पैरेलल। तो हमने एक्टिविटी और परफॉर्मेंस अचीव करनी है पैरेलल वाली, बिहेवियर और फीलिंग लेनी है आइसोलेशन की सीरियल वाली। अब जैसे फेसबुक मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो जब मैं फेसबुक को अपने मोबाइल पे ऑन करता हूँ तो मुझे ये लगता है जैसे मेरे ही लिए मेरे ही सारे दोस्त हैं, मेरे ही से रिलेटेड ही पोस्ट हैं, मेरे से रिलेटेड ही सारा काम है, तो वो बिल्कुल ऐसे फील होता है जैसे मैं खुद ही काम कर रहा हूँ। यू गॉट माई पॉइंट? तो इसका मतलब है ये हमारे पास एक बेहतर फीलिंग आ जाती है कि हमारे पास बिहेवियर जो है वो सीरियल वाला है, रिजल्ट जो है वो सीरियल वाला है, लेकिन एक्टिविटी पैरेलल हो रही है। तो आइसोलेशन का मतलब हमारे पास यही है। आइसोलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। जी No, sir. ड्यूरेबिलिटी कोई बता दे मुझे। ड्यूरेबिलिटी सर इसका मतलब है अगर एक ट्रांजैक्शन होगी तो कभी वेस्ट नहीं होगी वो। ठीक हो गया जी, कोई और बताना चाहे? फिर अगर ट्रांजेक्शन हो गई है और उसके बाद सिस्टम फेल हो गया तो तब जो है ट्रांजेक्शन रिवर्स नहीं हो सकती, मतलब पीछे वापस नहीं हो सकती, ये न्यू कंप्लीट हो जाएगी। अगर हो जाती है तो वापस नहीं जा सकेगी। ठीक हो,
अच्छा, अब ये सारे ना एसिड प्रॉपर्टीज में हमने पढ़े हैं प्रॉब्लम, अब हमने इनका डिस्कस करना है सोल्यूशन। सोल्यूशन है रिकवरी। रिकवरी का प्रोसीजर काम कैसे करता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ भी। आप लोगों ने मुझे ये बताना है, जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं ना और डेटाबेस में रिकवरी की बात करते हैं, तो देखो रिकवरी के अंदर हमारे पास दो स्टेप्स हमारे पास काम करते हैं रिकवरी के। आई वॉन्ट टू ड्रा अ डायाग्राम। मैं एक छोटी सी डायाग्राम बना लूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि देखो मैंने यहाँ पे दो डब्बे बनाए हैं। ये जो दो डब्बे हैं ये मैं कहूँगा डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर की जब भी मैं बात करता हूँ तो उसमें दो ही चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक उसमें मेमोरी एरिया होता है और एक उसमें हार्ड डिस्क का एरिया। तीसरी कोई चीज़ नहीं होती डेटाबेस सर्वर में। अब हार्ड डिस्क के ऊपर जो फाइल्स पड़ी होती हैं उनको हम डेटाबेस का नाम देते हैं। लुक्स बोरिंग के याद है, डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो फाइल्स हैं मैनेज कर रहा होता है डाटे की, डाटा हार्ड डिस्क के ऊपर, वो डेटाबेस होती है, बिल्कुल वही होती है और कुछ नहीं होता। और हार्ड डिस्क के ऊपर जो भी डाटा पड़ा होता है या कोई भी चीज़ पड़ी होती है वो डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको हमें मेमोरी में लोड करवाना पड़ता है। तो इसका मतलब है डेटाबेस को ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ मेमोरी मांगनी पड़ती है और वो उस मेमोरी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर लेता है। वो मेमोरी जो डेटाबेस अपनी ज़रूरत के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से ले लेता है और इस्तेमाल करता है, उस मेमोरी का नाम इंस्टेंस रखते हैं। ये ऊपर वाला मैंने इंस्टेंस बना दिया। डाटा सारे का सारा इधर डेटाबेस में पड़ा हुआ है, लेकिन ये डाटा डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस नहीं हो सकता। इसको एक्सेस करने के लिए कहाँ पे लोड करवाना पड़ेगा? इधर मेमोरी के अंदर। यहाँ ये मेमोरी में लोड होगा तो उसके बाद काबिल इस्तेमाल होगा, वरना काबिल इस्तेमाल नहीं होगा। तो इंस्टेंस वो विंडो है जिसकी मदद से आप डाटा बेस के डाटे को एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये वाली विंडो अवेलेबल नहीं होगी तो आप इसको एक्सेस भी नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ आती है हमें? इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। ठीक हो गया। देखो कोई भी सॉफ्टवेयर है अगर वो हार्ड डिस्क पे पड़ा है तो वो रन नहीं हो सकता। रन होने के लिए उसे कहाँ उठा के लाना है? इंस्टेंस मेमोरी में। तो डेटाबेस का भी यही काम है। और डेटाबेस में वो मेमोरी एरिया जिसको डीबीएमएस खुद इस्तेमाल करता है उसका नाम हमने क्या रख दिया है? इंस्टेंस रख दिया। अब अगर मैं डाटा को उठा के यहाँ पे लाता हूँ, डेटाबेस बफर डेटाबेस के इंस्टेंस के अंदर लेके आता हूँ और मैं ट्रांजैक्शन पे काम शुरू करता हूँ। अब इसमें एक बात मेरी ज़हन में रखें, डेटाबेस में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है लेकिन एफिशिएंसी भी बड़ी ज़रूरी है। अगर मैं एक क्यूरी रन करता हूँ और वो क्यूरी 10 मिनट लेती है तो 9.5 मिनट कहाँ लगेंगे? हार्ड डिस्क के ऊपर। 10 मिनट अगर एक क्यूरी चलने में लेती है तो 9.5 मिनट से ज़्यादा टाइम कहाँ लगना है? हार्ड डिस्क के ऊपर। 25-30 सेकंड कहाँ पे लगने हैं? मेमोरी और प्रोसेसर के पास। तो 95% से ज़्यादा टाइम हार्ड डिस्क पे लगता है। सो हमने हार्ड डिस्क को इंतहाई अक्लमंदी से यूज़ करना है ताकि हम मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकें। क्यों? ये मेरी बात सुनो, 95% टाइम हार्ड डिस्क पे लग रहा है, 5% प्रोसेसर और मेमोरी में लग रहा है। तो प्रोसेसर मेमोरी को बहुत ज़्यादा भी अच्छा तुम कर लोगे तो एक आधा सेकंड बचा लोगे उसमें से। हार्ड डिस्क पे अगर तुम अच्छा मैनेज कर लोगे तो शायद 2-3 मिनट बचा लोगे। तो इसका मतलब है हार्ड डिस्क को मैनेज करना ज़्यादा ज़रूरी है, मेमोरी को मैनेज करना उतना ज़रूरी नहीं है इस सिनेरियो के। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि मैं फॉर एग्जांपल मैं एक स्टूडेंट को कहता हूँ कि बेटा नीचे जाए, मेरी गाड़ी की डिक्की के अंदर एक किताब पड़ी है वो उठा लें। वो नीचे जाता है, मेरी डिक्की खोलता है गाड़ी की जाके और उसमें से एक किताब ले आता है। वापस आता है, मैं उसे कहता हूँ यार अगली सीट पे भी एक किताब पड़ी है, जाओ वो भी लो। वो जाता है, वो दूसरी किताब भी ले आता है। फिर वो आता है, वो कहता है सर मेरी ना, ऊपर आता है, मैं कहता हूँ यार पिछली सीट पे भी एक किताब पड़ी थी, जाओ वो भी ले। वो जाता है और ये तीनों किताबें पूरी हो जाती हैं। दूसरा तरीक़ाकार क्या है? अब्दुल्ला इजाज़ा मैं तुम्हें आउट करूं क्या? तुमने क्यों लिखा रोल नंबर?
5:38 मॉर्निंग। अच्छा जी, दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि मैं इस बच्चे को कहता हूँ कि आप नीचे जाओ, मेरी गाड़ी के अंदर 3 किताबें पड़ी हैं, एक डिक्की में है, एक फ्रंट सीट पे और एक बैक सीट पे, और जाके तीनों किताबें ले आओ। कौन सा तरीक़ाकार बेहतर है? सेकंड। ये वाला सही। तो ये दूसरे वाला। बिल्कुल, इससे टाइम कंज्यूमिंग कम होगा। क्यों? मेरे पास बच्चे के पास होल्डिंग कैपेसिटी इतनी थी कि वो तीनों किताबें उठा के ला सकता था। मैं उसे बार बार भेज रहा हूँ और एक एक किताब लेके आ रहा हूँ, तो इसका मतलब है वो ऑप्टिमल यूटिलिटी पे मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर रहा, मैं उसको उसकी पूरी कैपेसिटी पे इस्तेमाल ही नहीं कर रहा। सो डेटाबेस में भी यही है, अगर आप मैं हर बिट को जाके हार्ड डिस्क पे लिखवाना शुरू कर दूंगा तो डेटाबेस बहुत स्लो हो जाएगी। मैं कहता हूँ यार एक सूटेबल चंक का वेट कर लो, वो डिफरेंट हार्डवेयर के ऊपर डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार जब तक 10 MB डाटा इकट्ठा नहीं होता ना मेमोरी के अंदर, डर्टी डाटा 10 MB नहीं होता, तब तक जाके वापस लिखवाने की ज़रूरत नहीं। और मेमोरी से वापस डेटाबेस के अंदर सिर्फ डर्टी डाटा ही लिखवाया जाता है। सिर्फ कौन सा डाटा लिखवाया जाता है? डर्टी डाटा ही लिखवाया जाता है। क्यों? इसका मुझे आंसर करें। जी सर क्योंकि वो टाइम वेस्ट है। देखो, जो डर्टी डाटा है वो कौन सा? डर्टी डाटा की डेफिनेशन बताओ पहले। जो चेंज हो गया हो लेकिन अभी कमिट ना किया हो जिसे। जो चेंज हो गया और कमिट नहीं हुआ, यानी वो भी हार्ड डिस्क पे जाके डाटा फाइल में नहीं लिखवाया गया, तो उसका मेमोरी का इमेज उसके हार्ड डिस्क के इमेज से फर्क है। ये डेफिनेशन याद रखनी है। डर्टी डाटा क्या है? जिसका मेमोरी का इमेज उसके हार्ड डिस्क के इमेज से फर्क है, उसको हम क्या बोलते हैं? डर्टी डाटा। तो देखो, जिसका इमेज फर्क है उसी को तो जाके लिखवाना है, उसी को तो क्या करना है? जाके लिखवाना है। जिसका फर्क नहीं है उसको जाके लिखवाने की जरूरत नहीं है। क्या ये बात समझ आती है हमें? नहीं सर, ये बात नहीं समझ में आई। देखो, मैंने रीड करने, मैंने एम्प्लॉय के टेबल में, यार आसिम अफजल तुम्हें सिर्फ अटेंडेंस लगवाने का शौक है और लेक्चर पढ़ने का तुम्हें कोई शौक नहीं। आसिम अफजल का रोल नंबर क्या है? सर मैं तो से लेक्चर ले रहा हूँ, मैंने अटेंडेंस अभी लगाई है, मैंने पहले लगाई चलो नहीं। बस, तो मैंने इतनी दफा कह के अटेंडेंस नहीं लगानी, आपको फिर शर्म नहीं आती? सॉरी सर। चले, आपने अब रिकॉर्डिंग सुननी है अच्छी तरह से इसकी। अच्छा जी, अब ये जो हमारे पास आ गया जिसको हम कह रहे हैं डर्टी डाटा। देखो, मैं कहता हूं कि मुझे तमाम एम्प्लॉयज़ का नाम दिखा दो, वो 100 MB डाटा उठाता है और उठा के मेमोरी में मुझे शो कर देता है और मुझे पता लग जाता है कि मेरे पास 100 लोग कौन कौन से हैं। अब मैं कहता हूँ यार ये 100 MB जाके वापस डाटा फाइल में राइट करवाओ, तो ये अननेसेसरी काम। डाटा फाइल में वही वाला इमेज पड़ा है, वहीं से तो मैंने उठाया है, वहां जाकर दोबारा इसको लिखवाने की जरूरत क्या है? इसका मतलब है जो डाटा रीड हो रहा है उसको लिखवाने की जरूरत नहीं। हाँ, जो सा डाटा अपडेट हो रहा है या इंसर्ट हो रहा है उसको जाके लिखवाना है। जो अपडेट या इंसर्ट नहीं हो रहा उसको जाकर बाकी डाटे को जाके लिखवाने की जरूरत नहीं। तो हमने सिर्फ डर्टी डाटा लिखवाना है, जिसका मेमोरी का इमेज कुछ और है और हार्ड डिस्क का इमेज कुछ और है। सिर्फ वही डाटा वापस जाके लिखवाना है, बाकी डाटे को लिखवाने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये बात समझ आती? पहले ये बात क्लियर हो फिर हमारी। जी सर जी। यानी बेसिकली डर्टी डेटा इस टाइम वो बात है कि अगर अपडेट हो रहा है या इंसर्ट हो रहा है, वो नया डेटा, उसको हम डर्टी डेटा कह रहे हैं बेसिकली। देखो, अपडेटेड डाटा जो हमारे पास है वो नया तो नहीं है, वो तो पुरानी डाटा है, लेकिन उसका हार्ड डिस्क का इमेज उसके मेमोरी के इमेज से फर्क हो गया तो वो लिखवाना है। इंसर्ट न्यू डाटा जो है वो तो हार्ड डिस्क पे मौजूद ही नहीं, तो इसका मतलब है उसका एक ही इमेज है जो मेमोरी में है, हार्ड डिस्क में तो है ही नहीं, तो फर्क है ना। तो इंसर्ट और अपडेट का जो भी डाटा होगा वो जाके वापस लिखवाना है, वो डर्टी डाटा है। बाकी डाटा लिखवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो रिडंडेंट काम है और हार्ड डिस्क वैसे बड़ी स्लो है, तो उस पर जो रिडंडेंट काम है वो करवाने की जरूरत नहीं। तो हार्ड डिस्क पे सिर्फ कौन सा डाटा जाके लिखवाने की जरूरत है? डर्टी डाटा, विच इज अपडेटेड डाटा, जो हार्ड डिस्क में मौजूद नहीं है। क्या ये बात क्लियर होती है सबको? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सर लेकिन अगर हम डर्टी डाटा
कि बेस पे जो है वो कोई डिसीजन दे दें, तो वो तो फिर इनकंसिस्टेंसी नहीं होगी। यार हमने तो बता दिया है कि डर्टी डाटा जो हमारे पास है उसको हमने देखने नहीं देना। ये जितनी भी हमने एसिड प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं ये प्रॉब्लम्स है, अब हम उनका सोल्यूशन डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन सब बातों का हल क्या है, ये कैसे ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, वो हम हल पढ़ने लगे हैं। लेकिन पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ हल बताने से पहले कि डर्टी डाटा क्या होता है। क्या ये क्लियर हो गया हमें कि डर्टी डाटा क्या होता है? यस सर। अब हमने ये कहा यार डर्टी डाटा जो है ये मेमोरी में पड़ा होगा तो इसको हर डर्टी बिट को जाके डाटा फाइल में लिखवाने की ज़रूरत नहीं। अब वेट करें जब 10 MB हो जाए तो जाके लिखवा दो। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या आ गई कि ड्यूरेबिलिटी ये कहती है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कमिट हो गई है तो वो ज़ाया नहीं हो सकती। अब अगर मेरे पास एक ट्रांजैक्शन 1 MB की है और मैं 10 MB इकट्ठा होने का वेट करता हूँ तो 9 कमिटेड ट्रांजैक्शंस मेरे पास मौजूद हैं। 10वीं ट्रांजैक्शन चलने लगी है तो लाइट चली गई। मैं अब जो सिनारियो बना रहा हूँ वो सिनारियो क्या है उसको सुन लें कि मेरे पास मेमोरी में जहाँ पे ट्रांजैक्शंस रखता हूँ उसको हम बफर कैशे जनरली बोलते हैं। तो चले उस कैशे के अंदर टोटल साइज उसका कितना है 10 MB का। एक सिंगल ट्रांजैक्शन कितने की है 10 MB टोटल है। एक ट्रांजैक्शन कितने की है 1 MB की। 9 ट्रांजैक्शंस इसमें आ जाती हैं। 9 MB तक डाटा है यहाँ, इसमें 7 MB तक डाटा आ गया। 7 MB से आगे अभी काम हो रहा था, लाइट चली गई। 8वीं और 9वीं ट्रांजैक्शन चल रही है लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुई। पहली 7 ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हैं, लाइट पावर फेलियर हो गया। जैसे ही पावर फेलियर हो गया मेमोरी में पड़ी हर चीज जाया हो गई। तो 7 कमिटेड ट्रांजैक्शन यहाँ पे जाया हो गई मेरे पास। और ड्यूरेबिलिटी का रूल क्या कहता है कि कोई एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी जो कमिट होगी वो जाया नहीं हो सकती। आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब प्रॉब्लम 2 होगी। पहली प्रॉब्लम क्या, मैं कहता हूँ यार डेटाबेस को एफिशिएंट करना है तो जब एक सूटेबल चंक हो जाए जब जाके डाटे को लिखवाना है। हमने कहा यार सूटेबल चंक ही जाके लिखवाएंगे, लेकिन अगर दरमियान में लाइट चली गई तो कमिटेड ट्रांजैक्शन ज़ाया हो जाएंगी। और हमारा रूल ड्यूरेबिलिटी का ये कह रहा है कि ऐसा करना मुमकिन नहीं है। तो इसका हल क्या है? अब हमने इसका हल निकालना है। प्रॉब्लम समझ आ गई है? पहले मुझे ये बताओ। यस सर। यस सर। यार अब एक और बात सुनो। एक तो मैं डायग्राम बनाता बड़ी बुरी हूँ, लेकिन चले फिर भी एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप मुझे 1 सेकंड का टाइम दो तो मैं एक स्लाइड ढूंढने की कोशिश करूँ। तो स्टूडेंट्स ने ही बनाई थी। मुझे बताएं कि स्क्रीन नजर आनी शुरू हुई है आपको? नो सर। यस सर। नहीं सर, अब शो हो रही है, अभी नहीं हुई थी। अच्छा जी, अब मैं रिकवरी पढ़ने लगा। अब मेरी बात गौर से सुनो। Recovery ensures that all committed data in database file and non-committed data in database file. There is no need of recovery if the checkpoint is in small. ये आ गया हमारे पास डाटा फाइल में। अब एक बात जरा ज़हन में रखो, जब भी हमने रिकवरी परफॉर्म करनी है या रिकवरी का प्रोसीजर हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन प्रपोज करने के लिए जो हमें कॉस्ट पे करनी पड़ रही है वो है डबल राइटिंग। आप ये ज़हन में रख लें कि हमारे पास अगर 1 GB डाटा मुझे डाटाबेस में इंसर्ट करना होता है तो डाटाबेस में राइटिंग 2 GB की होगी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1 GB डाटा इंसर्ट करूंगा तो राइटिंग कितने की होगी?
2 GB। सर ये क्यों और होगा? अगर मैं डेटाबेस में 1 GB डाटे को डिलीट करता हूं तो तब भी राइटिंग 2 GB की होगी। तब भी राइटिंग कितने की होगी? 2 GB की होगी। ये बात समझ आ गई? अगली बात बड़े गौर से सुननी है आपने मेरी। हमारा एक्चुअल डाटा पड़ा होता है डाटा फाइल के अंदर। हम डाटा फाइल के साथ 2 फाइल्स बना लेते हैं। एक फाइल को हम प्लस फाइल बोलेंगे, दूसरी फाइल को हम माइनस फाइल बोलेंगे। इंसर्ट का जितना भी डाटा हमारे पास होगा, अगर 1 GB डाटा इंसर्ट कर रहा हूं तो 1 GB डाटा फाइल में जाएगा और एक प्लस फाइल में जाएगा, तो 2 GB डाटा राइट होगा। अगर मैं डाटाबेस में से 1 GB डाटा डिलीट करता हूं तो डाटा फाइल जो एक्चुअल फाइल है डाटे की, उसमें से 1 GB डिलीट किया जाएगा। 1 GB की राइटिंग यहाँ पे हो गई और वो डिलीटेड कॉपी उठा के माइनस फाइल में लिखवा दी जाएगी। कहाँ पे लिखवा दी जाएगी? माइनस फाइल में लिखवा दी जाएगी। तो राइटिंग क्या कितनी होगी? 2 GB की। क्या ये बात समझ आती है हमें? यस सर। अपडेट के केस के अंदर कितने GB 1 GB डाटा अपडेट होता है तो कितने GB लिखा जाएगा? 2 GB। 3 GB। क्यों? अपडेट कोई ऑपरेशन नहीं है। अपडेट फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं फरहान अहमद, मैं कहता हूं यार फरहान अहमद गलत नाम है, इसको पूरा करें, फरहान अहमद चौधरी है नाम। तो अब ये नहीं होगा कि वो फरहान अहमद के आगे CH लगा देगा और चौधरी, या फरहान अहमद के आगे चौधरी लिख देगा। वो फरहान अहमद की वैल्यू को डिलीट करेगा और फरहान अहमद चौधरी की वैल्यू को इंसर्ट करेगा। तो अपडेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीशन प्लस इंसर्शन। अपडेशन इटसेल्फ कोई ऑपरेशन नहीं है। अपडेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीशन प्लस इंसर्शन। तो जब भी उसमें एक वैल्यू डिलीट करूंगा तो वो माइनस फाइल में लिखवा दी जाएगी और एक वैल्यू इसमें इंसर्ट करूंगा तो वो प्लस फाइल में लिखवा दी जाएगी। तो इसका मतलब है जब डाटे को इंसर्ट किया जाऊंगा तो एक कॉपी जाएगी ओरिजिनल जगह पे, ओल्ड कॉपी जाएगी माइनस फाइल में, न्यू कॉपी जाएगी प्लस फाइल में। तो 3 गुना डाटा लिखा जाएगा। अगर 1 GB डाटा अपडेट करता हूं तो लिखा कितना जाएगा डाटाबेस में? 3 GB। एक एक्चुअल लोकेशन पे, 1 GB जो नई वैल्यू है वो प्लस फाइल के अंदर, 1 GB जो पुरानी वैल्यू डिलीट की है वो माइनस फाइल के अंदर। क्या ये बात समझ आती है हमें? सर ये लास्ट बात रिपीट करते हैं कि एक तो हो गई डिलीशन में और एक इंसर्शन में, एक कहाँ पे लग गया है GB? आप मेरी बात सुनो ना, मैंने क्या किया, मैंने कहा जब भी इंसर्ट का ऑपरेशन होगा तो डाटा 2 जगह लिखा जाएगा। एक डाटा फाइल जो एक्चुअल डाटाबेस है वहां, और एक रिकवरी के लिए फाइल हमने बनाई है प्लस फाइल। हर नया आने वाला वैल्यू उसमें जाएगी उस प्लस फाइल के अंदर। अगर 1 GB डाटा में इंसर्ट करूंगा तो 1 GB डाटा फाइल में भी लिखी जाएगी और वो रिकवरी के लिए जो फाइल रखी है प्लस फाइल उसमें भी जाकर रखेगा। उस रिकवरी फाइल को हम, या उस प्लस फाइल को हम रीडू लॉग फाइल भी बोलते हैं। हम क्या भी बोलते हैं? रीडू। रीडू क्यों बोलते हैं वो भी हमें पता लग जाएगा। और अगर हम 1 GB डाटे को डिलीट करते हैं तो उसको, उसकी जो ओल्ड कॉपी है, जो डिलीटेड कॉपी है, उसको माइनस फाइल में रखते हैं। माइनस फाइल को हम अनडू फाइल भी बोलते हैं। माइनस फाइल को हम क्या भी बोलते हैं? अनडू फाइल भी बोलते हैं। मैंने कहा अगर मैं डाटे को अपडेट करता हूं तो अपडेट खुद कोई ऑपरेशन नहीं है। अपडेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंसर्शन प्लस डिलीशन। अगर 1 GB डाटा मैं इंसर्ट कर रहा हूं तो 1 GB ओल्ड कॉपी में जाएगा और 1 GB का लिखा जाएगा एक्चुअल लोकेशन पे, और सेम जो डिलीट किया जा रहा है वो 1 GB का लिखा जाएगा माइनस फाइल के अंदर। तो अपडेशन के केस में 1 GB डाटा अपडेट होगा तो 3 GB लिखा जाएगा। कितने GB लिखा जाएगा? 3 GB। 1 GB माइनस फाइल में, 1 GB प्लस फाइल में और 1 GB एक्चुअल फाइल के। इंसर्ट के केस में सिर्फ 2 GB लिखा जाएगा। डिलीशन के केस में सिर्फ कितना लिखा जाएगा? 2 GB लिखा जाएगा। क्या ये बात समझ आती है हमें? सर एक क्वेश्चन है। जी जी करें। सर ये आपने कहा कि जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं मेन डेटाबेस से तो उसके बाद उसको माइनस फाइल में लिखा जाता है, तो प्लस की जो फाइल है उसको मूव भी किया जाता है, उसमें वो एज इट इज रहती है। अच्छा, अभी ये बात आपको समझ आ जाती है। थोड़ी देर रुकें, ये बात आपको खुद ही समझ आ जाएगी। अभी मेरी पहली बात सुनो, मुझे जो बात मैं आपको क्लियर करवाना चाह रहा हूं।
1 GB डाटा मैंने जब लिखवाना है डाटा फाइल के अंदर तो लिखा कितना जाना है? तो फिर लिखा 2 GB 2 एक GB मेन लिखा जाना है। डेटाबेस प्लस में। ठीक हो गया। डिलीट के केस में कितना किया जाना है? सर के केस में मेन डेटाबेस से रिमूव किया जाएगा, माइनस में लिखा जाएगा। ठीक है, 2 GB हो गया। और अपडेट मैंने क्या, अपडेट तो कोई ऑपरेशन नहीं, अपडेट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीशन प्लस इंसर्शन। तो डिलीट वाला डाटा माइनस फाइल में जाना है, 1 GB वहां जाएगा। इंसर्शन के केस में प्लस वाली फाइल में 1 GB जाना है, वहां पर भी जाएगा। और एक्चुअल लोकेशन पे भी 1 GB लिखा जाएगा। तो टोटल डाटा कितना लिखा गया? 3 GB। तो अपडेट सबसे कॉस्टली ऑपरेशन होता है बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीशन प्लस इंसर्शन। क्या ये बात हमें कुछ हजम होती है? यस सर। ठीक हो। अब मेरी बात, ये जो सामने आपके आ गया है, एक सेकेंड, अच्छा जी, ये जो सामने में रीडू लॉग फाइल हमारे पास मौजूद है, इसको हम कहते हैं प्लस फाइल को हम बोलते हैं। इसमें हर ट्रांजैक्शन की 4 चीजें आती है। BOT बिगन ऑफ ट्रांजैक्शन, ओल्ड इमेज ऑफ ट्रांजैक्शन, न्यू इमेज OI ओल्ड इमेज, NI न्यू इमेज। R और C को छोड़ दो, हम क्या कहते हैं? EOT एंड ऑफ ट्रांजैक्शन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, BOT बिगन ऑफ ट्रांजैक्शन, OIC ओल्ड इमेज रेफरेंस, NIC न्यू इमेज कॉपी और EOT एंड ऑफ ट्रांजैक्शन। OI बिगन ऑफ ट्रांजैक्शन क्या, ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 स्टार्ट हो गई। OIR इसका ओल्ड इमेज जो माइनस फाइल में पड़ा है उस फाइल का रेफरेंस यहां पे पड़ा होगा कि ओल्ड इमेज माइनस फाइल में पड़ा है, जिसको अनडू फाइल भी हम बोलते हैं। एक्चुअल इमेज NIC तो यहां पे होगा, न्यू इमेज की एक कॉपी यहां पे मौजूद होगी। एंड ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस ट्रांजैक्शन का BOT और EOT दोनों मौजूद है, इसका मतलब है ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब ये जो रीडू लॉग फाइल है, ये तो हार्ड डिस्क के ऊपर ही पड़ी है। अब अगर इस वाले केस को आप दोबारा जहन में लेके आए कि हमारे पास, क्या आपको मेरा ये पेज नजर आ रहा है जो मैं आपको दिखा रहा हूं? यस सर। तो मैंने कहा था पहली 7 ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली चल गई हैं, 8वीं और 9वीं चल रही थी, लेकिन वो दरमियान में खत्म हो गई क्योंकि पावर फेलियर हो गया। अब ये 7 ट्रांजैक्शन डाटा फाइल में नहीं लिखवाई गई, लेकिन ये प्लस फाइल जिसको मैं रीडू लॉग फाइल बोल रहा हूं उसमें लिखवाई गई है। इन 7 ट्रांजैक्शन का BOT भी मौजूद होगा, EOT भी मौजूद होगा, स्टार्टिंग भी मौजूद होगा, एंडिंग भी। तो इसका मतलब है इनका कौन सा इमेज उठाना है? न्यू इमेज। कौन सा इमेज उठाना है? न्यू इमेज की कॉपी उठानी है और उठा के डाटा फाइल में कॉपी कर देनी। इस प्रोसेस का नाम है रोल फॉरवर्ड। इसका नाम क्या है? रोल फॉरवर्ड। अब ये जो लाइन मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से सुनना और याद रखना। रोल फॉरवर्ड इंश्योर्स दैट ऑल कमिटेड ट्रांजैक्शंस इन डाटा फाइल। रोल फॉरवर्ड क्या इंश्योर करता है कि तमाम कमिटेड ट्रांजैक्शंस कहां पे मौजूद होंगी? डाटा फाइल के अंदर मौजूद होंगी। क्या ये बात समझ आती है हमें? जी, क्या ये बात समझ आती है? सर ठीक है, आगे प्रॉब्लम नंबर 1 पढ़ो। Suppose we have 3 transactions committed, but the checkpoint will occur after 10 MB of the data, so they are waiting to be written on DB file. Meanwhile, when the 4th transaction came and 8 MB of the memory is filled, the power is lost. 3 ट्रांजेक्शन हुई, 6 MB डाटा फिल हुआ था, अभी 10 MB का हम वेट कर रहे थे, चौथी ट्रांजेक्शन चल रही थी, पावर फेलियर हो गया। ठीक है, 10 MB के बाद जाके डाटा फाइल में लिखवाया जाना था। अब क्या करना है? ये वही प्रॉब्लम है। SMON background process will recover files on the next startup. It will take the old image of the transaction whose EOT is not available, and it will take new image of these transaction. BOT and EOT are both available. ये ट्रांजेक्शन हमारे पास आ गई है। अब इधर देखो, गौर से स्टार्ट देखना है।
ट्रांजैक्शन 1, 2 और 3 हमारे पास कमिट हो गई थी, उनका कौन सा इमेज उठाया, न्यू इमेज, जाके कहाँ पे कॉपी कर दिया, डीबी फाइल के अंदर। प्रोसेस का नाम क्या है, रोल फॉरवर्ड। रोल फॉरवर्ड इंश्योर क्या करता है दैट ऑल कमिटेड डाटा इन डाटा फाइल्स। क्या ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई? क्या ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी कि अब कोई भी कमिटेड ट्रांजैक्शन जाया नहीं होगी? क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी? यस सर। चलो अब मुझे एक और बात बताओ, अब हम अपनी प्रॉब्लम को ही बदल लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आ गई जो 20 MB की है। मेमोरी में तो हर 10 MB के बाद डाटा जाके डाटा फाइल में मैंने लिखवाना है। अब ये 20 MB की ट्रांजैक्शन आई, जैसे 10 MB हुआ डाटा जाके डाटा फाइल में लिखवा दिया गया, लेकिन अभी ये कमिट नहीं हुआ। अभी वो ट्रांजैक्शन का अगला चल रहा था, 15 MB पे पहुंची, पावर फेलियर हो गया। इसका मतलब है मेरी डाटा फाइल में अनकमिटेड डाटा चला गया है, ऐसा डाटा चला गया है जो ट्रांजैक्शन अभी कमिट ही नहीं हुई थी। ये बात समझ आ रही है हमें? अब क्या होगा, डेटाबेस चेक करेगा नेक्स्ट स्टार्टअप के ऊपर रीडू लॉग फाइल को, और उसमें इस ट्रांजैक्शन का बीओटी, बिगन ऑफ ट्रांजैक्शन तो अवेलेबल होगा, क्या मौजूद नहीं होगा? ईओटी, एंड ऑफ ट्रांजैक्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो वो इसका ओल्ड इमेज रेफरेंस उठाएगा, माइनस फाइल में जाएगा जिस फाइल के अंदर ओल्ड इमेज पड़ा होगा, जिसको हम अनडू फाइल बोल रहे हैं। ये अनडू फाइल में से जाएगा, ओल्ड इमेज को उठाएगा और जाके डाटा फाइल में कॉपी कर देगा। ये जो सेकंड प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का नाम है हमारे पास रोल बैक। 15 MB पे जाके ट्रांजैक्शन फेल हो गई थी, हम गए, हमने जाके इसका ओल्ड इमेज का रेफरेंस उठाया। वो रेफरेंस जाके उठाएंगे कहां से? ओल्ड फाइल से, जिसको माइनस फाइल बोल रहे हैं या अनडू फाइल बोल रहे हैं। उस फाइल से इमेज उठाएंगे, वो फाइल यहाँ पे एक डायग्राम में बनी हुई नहीं है, और जाके उसको कॉपी कहाँ पे कर देंगे? डाटा फाइल में। अब ओल्ड इमेज वापस कॉपी कर दिया, तो इसका मतलब है जो 10 MB अनकमिटेड था वो खत्म हो गया, ओल्ड इमेज वापस बहाल हो गया। तो एक्चुअली हमने परफॉर्म कौन सा ऑपरेशन किया है? रोल बैक। क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया? रोल बैक। गौर से सुनो, अब रोल बैक क्या इंश्योर करता है? रोल बैक इंश्योर्स दैट ऑल कमिटेड, दैट नो कमिट अनकमिटेड डाटा इन डाटा फाइल्स। Rollback ensures that no uncommitted data in data files. पढ़ क्या रहे थे आज हम? ट्रांजैक्शन के बाद हमने दूसरा टॉपिक पढ़ना कौन सा था आज? रिकवरी। रिकवरी। तो बेटा रिकवरी क्या होती है? रिकवरी इज इक्वल टू रोल फॉरवर्ड प्लस रोल बैक। रिकवरी इज इक्वल टू रोल फॉरवर्ड प्लस रोल बैक। रोल फॉरवर्ड क्या इंश्योर करता है? दैट ऑल कमिटेड डाटा इन डाटा फाइल्स। रोल बैक क्या इंश्योर करता है? दैट नो अनकमिटेड डाटा इन डाटा फाइल्स। रोल बैक क्या इंश्योर करता है? दैट नो अनकमिटेड डाटा इन डाटा फाइल्स। सो व्हाट वी हैव इन रिकवर्ड फाइल, वी हैव ऑल कमिटेड ट्रांजैक्शंस एंड नो अनकमिटेड ट्रांजैक्शन इन डाटा फाइल। दैट इज आवर रिकवर्ड फाइल स्टेटस। और ये अचीव हमने कैसे किया? रोल फॉरवर्ड और रोल बैक के ऑपरेशन से। रोल फॉरवर्ड और रोल बैक का ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है? दो फाइल्स की मदद से। रोल बैक होता है अनडू पर, रोल बैक और अनडू एक ही बात होती है। ये परफॉर्म होता है माइनस फाइल से, जिसको अनडू फाइल भी बोलते हैं। रीडू या रोल फॉरवर्ड परफॉर्म होता है प्लस फाइल से, जिसमें न्यू इमेज की कॉपी पड़ी होती है। तो इन दो फाइल्स की मदद से हम क्या परफॉर्म करते हैं? रोल फॉरवर्ड और रोल बैक। और हमारे पास हमारा जो डाटा होता है वो हमेशा ठीक आ जाता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ आती है? क्या इसमें किसी किस्म का कोई इशू है आपको? सर एक क्वेश्चन है। जी जी सर, जो रीडू फाइल है वो कहाँ पे पड़ी हुई होती है? रीडू भी डाटा फाइल में पड़ी होती है, अनडू भी डाटा फाइल में पड़ी होती है। और रीडू और डाटा फाइल भी, डीबी फाइल भी कहाँ पे पड़ी होती है? डाटाबेस में। ये दो फाइल्स हमने ऐड इसलिए की हैं ताकि हम रोल फॉरवर्ड और रोल बैक परफॉर्म कर सकें। अगर हम एक्स्ट्रा कॉपी डाटे की स्टोर नहीं करेंगे तो ना हम रोल फॉरवर्ड कर सकते हैं ना रोल बैक कर सकते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन ये बनता है, इससे तो सिस्टम स्लो होगा। जी बिल्कुल स्लो होगा, लेकिन इसके बगैर कोई ऑप्शन या सोल्यूशन ही अवेलेबल नहीं है रिकवरी परफॉर्म करने का।
अगर मेरे पास बैकअप की कॉपी अवेलेबल नहीं होगी तो मैं रिकवरी परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तो ये कॉस्ट है जो हमें पे करनी पड़ती है रिकवरी के प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। रिकवरी का प्रोसीजर आपके सिस्टम में रिलायबिलिटी ऐड करता है। रिकवरी का प्रोसीजर आपके सिस्टम में क्या ऐड करता है? रिलायबिलिटी। और रिलायबिलिटी के मतलब एक बात याद में रखनी है, इसका और एफिशिएंसी का हमेशा इनवर्स रिलेशन आता है। सिस्टम की रिलायबिलिटी बढ़ेगी तो एफिशिएंसी कम होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो रिलायबिलिटी कम होगी। ये इनवर्स रिलेशन में चलते हैं। क्यों? अगर रिलायबिलिटी बढ़नी है तो नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ानी पड़ेगी, नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ेंगी तो हार्ड डिस्क एक्टिविटी बढ़ेगी और एफिशिएंसी कम होगी। तो रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी इनवर्स रिलेशन में हमेशा चलती हैं। ये दोनों को इकट्ठा इंप्रूव करना मुमकिन नहीं होता। ये बात हमें समझ आती है कि जो मैंने बोली? सर अगर हम रोल फॉरवर्ड के लिए ये फाइल ना बनाएं, क्योंकि रोल बैक के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर फॉरवर्ड करते वक्त हम हर ट्रांजैक्शन को डायरेक्ट डीबी फाइल में डालते रहें तो हमें ऐसा 3 दफ़ा नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको बेटा वो वाली एग्जांपल दी थी ना जो गाड़ी में किताब में मंगवाने वाली थी। अगर हर बिट को जाके मैं डाटा फाइल में लिखवाना शुरू कर दूंगा ना तो इससे एफिशिएंसी बहुत लो हो जाएगी। उससे 2 GB डाटा लिखवाना आसान है, डबल राइटिंग आसान है, वो ज़्यादा मुश्किल काम है। और उससे रिलायबिलिटी तो ऐड नहीं ना हो रही सिस्टम में। अगर मैं डाटा इंसर्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल हर बिट को कर रहा हूँ, मेरे पास 2 MB का डाटा आ जाता है, मैं राइट करवाना शुरू करता हूँ, 1 MB लिखता हूँ और लाइट चली जाती है। अब ये जो 1 MB रह गया इसको रिकवर कैसे करूँगा? रिकवरी तो सिंगल 2 बिट्स लिखवाते हुए भी रिकवरी की जरूरत पड़ सकती है, तो वो रिकवरी कहाँ से परफॉर्म करूँगा? सो रिकवरी के बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। सो वी कांट रन अ सिस्टम विदाउट एनी रिलायबिलिटी। तो वी शुड इंट्रोड्यूस सम कॉपी, जिसके बगैर ये काम हो ही नहीं सकता। अगर आपको कोई और सोल्यूशन नजर आता है ऐसा कि हम कॉपी को मैनेज किए बगैर इसको ठीक कर सकते हैं तो आप बताएं। वो तो बड़े पैसों वाली आपका आइडिया होगा, लेकिन करंटली इससे बेहतर आइडिया कोई नहीं है। तमाम डेटाबेसेस में रिकवरी इसी तरह इंप्लीमेंट की जाती है। अच्छा जी, चले अब अगली बात सुने मेरी। इससे हमने एसिड प्रॉपर्टीज की 2 प्रॉब्लम्स हल कर दी, एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी क्या कहती थी? ऑल और नथिंग। यहाँ तो ट्रांजैक्शन सारी की सारी चलेगी, यहाँ वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अब हमें पता लग गया भाई अगर ट्रांजैक्शन दरमियान में कहीं रुक जाएगी तो हम उसे रोल बैक कर देंगे। और ड्यूरेबिलिटी क्या कहती है? जो ट्रांजैक्शन कमिट होगी उसे ज़ाया नहीं होने देना। हमने कहा ठीक है, नहीं होने देंगे, लिखवाएंगे हम उसे एक सर्टेन इंटरवल के बाद ताकि वो एफिशिएंट रहे, लेकिन इस दौरान अगर वो फेल हो जाएगी या पावर फेलियर हो जाएगा और हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकवर करना पड़ेगा तो हम कहाँ से रिकवर कर लेंगे? रीडू फाइल से रिकवर कर लेंगे, उसका न्यू इमेज वहाँ पे पड़ा होगा। तो हमने इंश्योर कर दिया कि कोई कमिटेड ट्रांजैक्शन भी कभी ज़ाया नहीं हो। सो व्हाट वी हैव इन रिकवर्ड फाइल्स, वी हैव all committed transaction and no uncommitted transaction. Why? Because recovery is a combination of roll forward plus roll back. और roll forward क्या इंश्योर करता है? that all committed transaction in data files. और roll back क्या इंश्योर करता है? no uncommitted data in data files. So what we have in recovered files, we have all committed data and no uncommitted data in data files. और इसीलिए हमारी डेटाबेस हमेशा रिकवरी के बाद कंसिस्टेंट रहती है। क्या ये बात समझ आती है? यस सर। अच्छा, अब एसिड प्रॉपर्टीज में से मैंने ये 2 बातें तो आपको बता दी। अब जो बाकी बातें हमारे पास हैं उन पे हम कंसिस्टेंसी वाली, उसके लिए लॉग्स आपको पढ़ाने पड़ेंगे। उसके लिए मैं एक टॉपिक, एक लेक्चर आपको छोटा सा ना अपलोड कर दूंगा, वो आपने वहाँ से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस जिसको करना है वो होंगे, अल्लाह भला करे, ऑब्जेक्ट्स, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम लोग पेपर में क्या आएगा वो भी उसी दिन डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी? सर डेट शीट कब तक आएगी? आ जाएगी, परसों तक आ जाएगी मेरा ख्याल। ठीक है। सो ये वाला लेक्चर भी आप लोग सब लोगों ने दोबारा जरूर सुनना है। और इसके बाद आप लोगों ने ये वाला लेक्चर भी आप लोगों ने लाजमी सुनना है दोबारा। और इसके बाद जो अगला लेक्चर मैं अपलोड करूंगा वो भी आपने लाजमी सुनना है। वो सुनेंगे तो फिर ये कंप्लीट होगा कि कैसे ये काम करता है। ठीक हो गया? चले, लैब का रिजल्ट सब कुछ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।
सर वो लैब का फाइनल होना था, सीए कह रहे थे थैंक यू को। देख लेता हूँ मैं आपको बात करके उनसे बताता हूँ फाइनल। ओके सर, थैंक यू।